हेलो बच्चों, मैंने 64वीं बीपीएससी की साक्षात्कार के लिए बहुत सारे वीडियो आपको बना के भेजे भी हैं। और इन दिनों तो मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ आप लोग के इंटरव्यूज़ लेने में, और कई बच्चे जो हैं ले चुका हूँ। बहुत लोग बच्चे जो है संख्या बढ़ती ही जा रही है, और मैं सबको संतुष्ट करना चाहता हूँ, ये मेरी प्रवृत्ति भी रही है। लेकिन कुछ बच्चे जो हमारे जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियोस थोड़े मैं इधर नहीं भेज पा रहा हूँ, क्योंकि व्यस्तता इंटरव्यू में ज़्यादा हो रही है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आप लोग को भी भेजने की। देखो पिछले जो वीडियो मैंने इंटरव्यू के लिए भेजे थे, वो एक पोस्ट के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आप अगर पुलिस सेवा देते हैं तो पुलिस सेवा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको मैंने एक वीडियो में उसकी चर्चा की थी, और शेष बातें मैंने कही थी कि मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। तो उसी को मैं आज पूर्ण करने जा रहा हूँ। पूर्णतः तो नहीं होगी, लेकिन कोशिश मेरी होगी कि कुछ चीज़ें जो बहुत चर्चा में रहती हैं वही आती हैं, तो मैं उनको ही टच कर रहा हूँ। ऐसे तो कोई भी सेक्टर जाओ तो पूछने की कोई सीमा तो रहती नहीं है, फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ अन्य बच्चों से भी। इसलिए मैं सीरीज़ भी दिया आप लोग को, जो भी शूट कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं सबको भेज रहा हूँ, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा होती है। किसी की लिंकेज की वजह से कोई बच्चे के नहीं जा पाता है, बढ़िया शूट नहीं हो पाता है, किसी का टेक्निकल वजह से नहीं हो पाता है, तो उनको नहीं भेज पाता हूँ। और कुछ बच्चे आग्रह भी करते हैं कि सर मेरा मत भेजिएगा। ठीक है, तो मेरा भेजना कोई ऐसा उद्देश्य, सब में गुणात्मक सुधार लाना है। और अगर कोई हेजिटेट होता है और किसी में कोई नकारात्मकता आ जाए, तो ये मेरा उद्देश्य नहीं है। हर एक बच्चे के लिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं नहीं भेजूँगा। अगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं भेजूँगा, कतई नहीं भेजूँगा। ठीक है, आप में गुणात्मक सुधार हो, ये मैं चाहता हूँ। और भेजने के पीछे रीज़न मैंने पहले भी बता दिया कि भेजने के पीछे रीज़न ये है कि आपसे जो प्रश्न पूछा मैं 45 मिनट तो 25, 30, 35, 40 को प्रश्न पूछ पाया। और अगर इसी प्रकार के सभी बच्चों से प्रश्न पूछा तो उससे और अधिक प्रश्न को आप तैयार कर पाएंगे। अपने मुताबिक तैयार करने कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है। हो सकता है बच्चा उसमें गलत भी जवाब दिया हो। तो और कुछ बच्चे जो हैं ये कह रहे थे कि फीडबैक सर जो है वो सार्वजनिक कर दी जाए। तो मेरा ये मानना है कि फीडबैक पर्सनल ही रहना चाहिए। कुछ बच्चे ऑब्जेक्ट भी कर रहे थे, तो वो अच्छा भी नहीं रहेगा। फीडबैक जो है पर्सनल होना चाहिए कि आप में क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, ये सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। जब तक इंटरव्यू हो तब तक उसमें गुणात्मक हमको सुधार करना, मेरा उद्देश्य आप में सुधार करना है, ताकि आप एक इंटरव्यू तक आप बिल्कुल तैयार हो जाए। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है, और इन उद्देश्यों को ही लेके चल रहा हूँ। और किसी को कोई आपत्ति हो तो आप अपनी बातें रख सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप रख सकते हैं। मैं उनको स्वीकार करूँगा और नहीं भेजूँगा। ये कोई मेरा उद्देश्य थोड़ी, कोई व्यवसाय करना मेरा उद्देश्य तो है ही नहीं। आप नहीं करेंगे तो नहीं भेजूँगा। और मेरे पास इतने बच्चे आ रहे हैं, लगभग बेटा आज की तारीख में 100 के आसपास तो मैंने ले लिया इंटरव्यू, और 63 बच्चे अभी और हैं। आज तक 63 बच्चे आए हैं, अभी आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक दिन में मैं 10-10 को निपटा रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं ले रहा हूँ। इसलिए शूट करने का समय मेरे पास नहीं रहता है। इसी में समय निकाल करके आप लोग के लिए बातें कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है मेरे चेहरे पर कुछ थकान भी नज़र आती होगी। तो लेकिन फिर भी आप में लाना है मुझे सुधार, तो आपके आग्रह को मैं ज़रूर मानता हूँ। किसी के आग्रह में अगर कोई बातें ऐसी है
जो मानना मेरी दृष्टि में, चूँकि अनुभव ज़्यादा है, उचित नहीं है, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए स्थगित भी कर सकता हूँ, ये मेरी दृष्टि में। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। साइबर क्राइम से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। और ये देखिए, साइबर क्राइम से ऐसा नहीं कि आप डीएसपी ऑप्ट किए तभी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। चूँकि मेरे पास जो बच्चे आए हैं, अगर मैं औसतन देखूं तो 50 से 60% बच्चे टेक्नोक्रेट हैं उसमें। इस बात तो जितने टेक्नोक्रेट बच्चे बहुत आए हैं, और ऑप्शनल उनका दूसरा विषय है, लेकिन टेक्नोक्रेट हैं। और टेक्नोक्रेट्स जितने भी होते हैं उनसे कंप्यूटर और इनसे से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो साइबर क्राइम से उनसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग जिसका डीएसपी नहीं भी चॉइस हो, वो इस सेगमेंट्स को तैयार करेंगे। साइबर क्राइम कहते किसको है? तो कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, उसे या अपराध हैं, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। ये अपराध भौतिक और भौगोलिक सीमा से परे जा कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, इसलिए समस्या सबसे अधिक है। भारत में कोई साइबर क्राइम किया गया है, किसी का हाईजैकिंग हो गई है, तमाम फ्रॉड किए गए हैं, करने वाला कहाँ बैठा है? नाइजीरिया में। ये सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। अभी जितने साइबर अपराध हो रहे हैं उसमें अधिकांश विश्व में जहाँ हो रहे हैं, वहाँ पे नाइजीरिया जो है वो बड़ा केंद्र बना हुआ, तो साइबर फ्रॉड में। तो ये जो है आप देखेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या यहीं पर उत्पन्न हो रही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो है, आपकी भौगोलिक सीमा का कोई मतलब नहीं रह जाता। फ्रॉड हो रहे हैं, बाहर से हो रहे हैं, इसलिए इस पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसके अंतर्गत साइबर आतंकवाद, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ईमेल स्पूफिंग, पोर्नोग्राफी, मेल हाईजैकिंग, वेब हाईजैकिंग, वायरस वॉर्म अटैक, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर स्टॉकिंग, ये तमाम चीज़ें साइबर अपराध के अंतर्गत में आती हैं। ठीक है, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके बारे में रखिएगा, क्या होता है। जैसे साइबर ईमेल जो स्पूफिंग है, ये क्या होता है? तो ये किसी बड़ी कंपनी का या किसी बड़ी संस्थाओं का ईमेल जो है वो उसका नकली बन करके आप दूसरे को ईमेल भेज करके उससे सूचनाएं ग्रहण करके उसके फ्रॉड कर लें, इसको स्पूफिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने दिया है इसमें, वो सब देख लीजिएगा, उन सब वर्ड्स को भी कि क्या होना चाहिए। इन सब वर्ड्स को सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेट जहाँ प्रश्न आ सकता है कि इंटरनेट जहाँ हमारे प्रगति में सहायक सिद्ध हो रहा है, वहीं प्रशासन के लिए एक बड़ा चुनौती उत्पन्न कर रहा है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना, अपराध पर नियंत्रण करने में प्रौद्योगिकी का हम लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ऑनलाइन एफआईआर से लेकर के अपराधियों को पकड़ने के लिए आप सीसीटीवी कैमरा लगा करके और तमाम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। सब इंटरनेट के द्वारा अपराधियों की सूचना महिला थाने से लेकर के तमाम थानों में प्रचारित करते हैं और उसके बाद अपनी कार्रवाई करते हैं। तो त्वरित कार्रवाई के तहत ये सारे काम होते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपराधियों तक पहुंचने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तकनीकियों का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ये सब में इंटरनेट कहीं ना कहीं सहयोग कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुसीबत भी पैदा कर रहा है। आप देखेंगे कश्मीर में जैसे ही धारा 370 को हटाई गई, आप देखेंगे पूरे कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां ना बढ़ें, और इसके लिए क्या किया गया, जितने नेता थे उनको तो नज़रबंद कर ही दिया गया और इंटरनेट सेवा से सबको हटा दी गई। क्योंकि इंटरनेट जो रहता है वो आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ाने में ईजिली सहायक होता है, पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसमें इंटरनेट की जो भूमिका है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरे, अश्लील साइटें जो हैं ये भी हमारी सांस्कृतिक और वैचारिक जो है वो प्रदूषण फैला रही है।
हमारी सांस्कृतिक जो मर्यादा है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस पर चोट पहुंचा रही है। तो आप देखेंगे इन दिनों साइबर क्राइम में के ज़रिए जो है इस प्रकार की जो अश्लील साइट्सें हैं, इसके कारण यौन शोषण के मामले ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। खातों से जो रकम निकालने की प्रवृत्ति है, ये घटनाएं हैं, वो इन दिनों बढ़ती ही चली जा रही है। आप देखेंगे ये पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। एक तो जो है ट्रेनी जो IAS थी, उन्होंने सतर्कता नहीं बरती और उनके खाते से पैसे निकल गए। तो इस तरह से देखिएगा कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी थोड़ी सी असावधानी बरतते हैं और इसका शिकार हो। कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, हमारे धीरे धीरे जो बैंक खाते से आपके टेलीफोन नंबर्स लिंक हैं, उससे आधार कार्ड लिंक है, तो ये तमाम जो चीज़ें लिंक कर दी गई हैं और सूचनाएं अगर थोड़ी से भी लीकेज हो गई, यहीं पे सूचना तंत्र जो है उसमें लीकेज वाली बात हो रही है। आधार कार्ड और तमाम चीज़ें से जो हमारी सूचनाएं ले ली जाती हैं और ये सूचनाएं जो हैं वो गुप्त नहीं रखी गई और उसको किसी ने हैक कर लिया, तो इससे ये घटनाएं बढ़ रही हैं और आपके फ्रॉड की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो ये बहुत सिरदर्द बनता जा रहा है साइबर क्राइम। इंटरनेट जो है इस प्रकार जो है कई ऐसी तरह से अपराध की जो प्रवृत्तियां हैं वो कई सेक्टरों में बढ़ती चली जा रही हैं और इसके जो इंटरनेट की जो नकारात्मकता छवि है वो दिखाई पड़ रही है। सकारात्मक तो बातें हैं वो तो मैंने चर्चा की ही, नकारात्मक बातें हैं जो पूछी जाएंगी आपके एग्जाम्स में, इंटरव्यू में, वो आप ध्यान में रखिएगा। भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए कब एक अलग कानून बनाया गया, तो ध्यान में रखिएगा। IT सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत सरकार के द्वारा सन 2000 में बनाई गई IT एक्ट बना और 2008 में आप देखेंगे कि इसमें आवश्यक संशोधन भी किए गए। अब इसमें जो कई धाराएं हैं, मैं इनकी चर्चा की है। जैसे कंप्यूटर और साधन कोड से अगर छेड़छाड़ की जाए तो ये धारा 65 के अंतर्गत में बातें दी गई हैं और जिसमें सज़ा का जो प्रावधान है वो 3 वर्ष की सज़ा है और 2 लाख रुपए का जुर्माना है। अधिकांश में यही है, कुछ में अंतर है, मैं उसकी चर्चा करूँगा। आक्रामक एवं धमकी वाले अगर संदेश अगर आप देते हैं तो धारा 66 के अंतर्गत आती है और सज़ा का जो प्रावधान है इसमें भी वही है, 3 वर्ष का कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना। किसी की पहचान या पासवर्ड के अगर आप चोरी कर लेते हैं तो धारा 66 C और D के अंतर्गत में आप अपराधी होते हैं और इसके अंतर्गत भी 3 वर्ष की सज़ा और 2 लाख रुपए का जुर्माना है। और साइबर अपराध जो है वो अगर 66 साइबर आतंकवाद, अपराध नहीं, अपराध तो सभी है, साइबर आतंकवाद अगर जो है वो 66 धारा 66H के अंतर्गत में आता है और इसके लिए सज़ा जो है वो आजीवन कारावास रखा गया। अश्लील प्रकाशन अगर आप किसी चीज़ का करते हैं, किसी का शूट कर लेते हैं, देखिए ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसलिए जितनी बेटियां हैं मैं उनको ज़रूर कहता हूं कि बेटा आप लोग बहुत सतर्क रहो, इसलिए ध्यान रखो। जो मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे पुरुष ऐसे हैं, लेकिन ये पुरुष जो है वो बहुत निकृष्टतम स्थिति पर पहुंच गया है और इसका कारण इन्हीं सब साइबर के साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं। बच्चे विकृत मानसिकता वाले होते चले जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो है आपको प्यार के जाल में फंसा करके इस प्रकार के जो क्राइम्स हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अपनी सीमाओं को समझिए और उस सीमा से परे किसी को जाने मत दीजिए। आप अगर रहेंगी सख्त तो दूसरा कोई नहीं इसे कर सकता, इसलिए अपनी सीमाओं को समझते हुए ध्यान रखना है, चाहे अभी, चाहे कार्यस्थल पर जब पहुंचेंगी तब भी, जब काम में पहुंचेंगी तब भी ध्यान में रखिएगा। लोग अपनी मर्यादा को भूलते हैं और बाद में पछताते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने को संयमित रखिए, दूसरे को अपनी मर्यादा पार करने मत दीजिए, ठीक है, वरना भेड़िया तो घूमता ही रहता।
अब मैं आता हूँ एक मैटर पे, वो है धारा 66 वो ए। ये IT एक्ट की धारा 66A ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसको इसलिए पूछे जाते हैं कि ये इसको चुनौती दी श्रेया सिंघल ने। ये छात्रा थी, कानून की पढ़ाई कर रही थी। इन्होंने 66A को चुनौती दी, चूँकि इन्होंने कुछ इंटरनेट पर कुछ आपत्तिजनक बातें किसी के लिए लिखी थी। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मुझे कि चलिए वो उस पर केस हुआ, तो इन्होंने कहा कि ये मेरा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये आर्टिकल 19(1)A के अंतर्गत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको आप नहीं कह सकते, इंटरनेट का जो अधिकार है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी निर्णय दिया तो इन्होंने कहा कि 66A जो है वो गैर संवैधानिक है। 19(1)A और आर्टिकल 21 का उल्लंघन। उन्होंने कहा इंटरनेट का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स, और 21A के अंतर्गत में उसको रखा, जीवन के अधिकार में शामिल कर दिया। 19(1)A और 21A में इसको जगह दी कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल सकते हैं आप। और इसलिए उन्होंने 66A को गैर संवैधानिक करार दिया। ये प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना। अगर 19A का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पूछा और तब आप उसकी चर्चा पूछा, तो केस के संबंध में कह सकता है कि श्रेया सिंघल का क्या मामला है, जरा बताओ। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस केस को। साइबर फिशिंग किसको कहते हैं? तो किसी के पास जो स्पैम ईमेल भेजना ताकि वो अपनी निजी जानकारी दे दे और इस जानकारी को से उसका नुकसान हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं साइबर फिशिंग। फिशिंग करना, जैसे कि मछली फंसाई जाती है उसी प्रकार इसको फंसाया गया, इसलिए उसको साइबर फिशिंग कहते हैं। साइबर बुलिंग क्या है? देखिए, ये आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। बच्चे जो है इसका बहुत शिकार हो रहे हैं। फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग पर किसी के विषय में अशोभनीय कमेंट करना, किसी को उस इंटरनेट पर उनको धमकियाँ देना, इंटरनेट में दूसरे का जो चीज़ें हैं जो उसको शर्मिंदा करते हैं, वो ऐसी किसी का ऐसा फ़ोटोग्राफ्स है उसको कट पेस्ट करके डाल देना, इस प्रकार करके उसको बदनाम करना। इससे बच्चे आजकल बहुत प्रभावित हो रहे हैं। उसको ब्लैकमेलिंग किया जाता है कि अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा सोशल साइट्स पर डाल देंगे। तो ये सब जो चीज़ें वो दिन प्रतिदिन प्रतिवृत्ति जो अपराध है ये बढ़ते जा रहे हैं। इसी को कहते हैं साइबर बुलिंग। बुलिंग का मतलब ये किसी तरह उसको उकसाना बोल करके बुलिंग कहते हैं। जैसे क्रिकेट में कहते हैं क्रिकेट बुलिंग, ऑस्ट्रेलियन ज़्यादा करते हैं, तो वो बुलिंग ही है, कमेंट पास करना जिससे कि आप अपने खेल पर कंसंट्रेट नहीं करते, उसको क्रिकेट में बुलिंग कहते हैं। यहाँ पर साइबर बुलिंग है जो आपके जो है सुख चैन को बिल्कुल एकदम आपकी मानसिक संतुलन को ही बिगाड़ देता है। बच्चे आजकल बहुत इसका शिकार हो रहे हैं और मानसिक रूप से इनका शोषण हो रहा है साइबर बुलिंग के जरिए। ठीक है, IPC की कौन कौन सी धाराएं हैं जो साइबर क्राइम में के अंतर्गत में है संबंधित हैं, उन सबको मैंने एक जगह लिख दिया है। ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो कई मेरे छात्र जो हैं वो इंस्पेक्टर हैं अभी फ़िलहाल और इंटरव्यू दे रहे हैं आगे, उनके लिए इम्पॉर्टेंट बनता। तो उसमें कई मेरे छात्र हैं, तो वो उनके लिए मैंने कर दिया कि ये सेगमेंट जो है आपके लिए पूछा जा सकता है कि कौन सी धारा किस में लगेगी। तो मैंने एक जगह लिख दिया, आप जल्दी से उसको देख लेंगे। बाकी तो आपने तैयारी की भी होगी, फिर भी मैंने लिख दिया है। अब मैं आता हूँ जब जो साधारण सबसे पूछा जाता है, हर एक बच्चे से पूछा जा सकता है कि महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और घरेलू हिंसा बढ़ती जा रही है। अब विशेषकर कहेगा कि ये लॉकडाउन के पीरियड में ज़्यादा बढ़ी है, इसके ग्राफ तेज़ी से बढ़े हैं, ऐसा क्या कारण है? तो जो किसे कहते हैं पहले घरेलू हिंसा, इसको समझिए, बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मैं इसी सोशल इशू पर भी आ जाऊंगा। जो समाजशास्त्र के छात्र हैं, जो मनोवैज्ञानिक विज्ञान के छात्र हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी के छात्र हैं, और जो ऐसे भी किसी भी नहीं छात्र हैं, या महिलाओं से खासकर, वो सोशल इशू पर तो किसी से भी बात की जा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ जो मैं अभी बोल रहा हूँ। ऐसा कोई भी कार्य या आचरण जो किसी महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर और मन को क्षतिग्रस्त करता हो, घरेलू हिंसा कहलाता है। ठीक है,
देखिए ध्यान में रखिएगा, शरीर मन भी है, यानी कि शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार, ये 5 प्रकार के दुर्व्यवहारों की चर्चा इसमें की गई। ठीक है, भावनात्मक भी है, किसी को भावनात्मक रूप से करके और उसका दुर्व्यवहार आप करते हो, ये सब इसमें है, ध्यान रखिएगा। और कार्यस्थलों पर तो ये बहुत महिलाएं जो हैं इसका शिकार होती हैं। ठीक है, जो जॉब में आती हैं, इसलिए जो महिलाएं अभी इंटरव्यू दे रही हैं उनसे ये बातें पूछी जा सकती है और उनको विशाखा गाइडलाइंस की जानकारी होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि महिलाएं कार्यस्थल पर अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं, इस संबंध में कौन कौन से कानून हैं। ठीक है, क्या गाइडलाइंस है, विशाखा गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बढ़ती हिंसा के कारण क्या है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है, इसके क्या कारण, ये सबसे पूछा जाता है। LSW के भी छात्र हैं, उनसे भी पूछा जाता है। तो आप बोलेंगे जो बाजारवादी ताकतें हैं, जो बाजारवादी प्रवृत्ति है, ये इन बढ़ती चली जा रही है। उसमें स्त्री को एक भौतिकवादी कमोडिटी के रूप में पेश किया गया। ठीक है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसके लिए हम ही लोग हैं रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसलिए देखेंगे जितने कमोडिटी के प्रचार भी हैं उसको करने के लिए कौन आते हैं, या तो बच्चे आते हैं चाहे महिलाएं आती हैं। तो देखता है वो जो प्रोड्यूसर है वो भी देखता है कि सबसे बड़ा जो मेरा उपभोक्ता वर्ग कौन है। ठीक है, तो देखता है महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के लिए भी खरीदारी तो महिलाएं ही करती हैं। ठीक है, जो माँ होती है वो खरीदती हैं, बहन होती है वो खरीदती हैं, नहीं तो फिर आप देखेंगे कि पत्नी है वो खरीदती हैं। तो इसलिए वो मनोवैज्ञानिक रूप से वो देखता है, यही मैनेजमेंट की भी पढ़ाई। इसलिए तो देखते हैं कि परफ्यूम लड़का लगाया पर डिओड्रेंट और परफ्यूम और दिखाता है कि लड़की पीछे 10 दौड़ी जा रही है। इसके पीछे क्या रीजन, यही व्यवसायवाद है, यही वाणिज्यवाद है, यही बाजारवाद है। तो इस तरह से ये प्रवृत्ति बढ़ने से आप देखेंगे, और वो दिखाता है जिस रूप में दिखाता है वो आप देखते हैं किस प्रकार होता है। वो प्रवृत्ति इसलिए हिंसात्मक बढ़ती चली जा रही है। हालांकि मैं मानता हूँ कि विकृति जो है वो हमारी ही फॉल्ट है, हमारे जैसे ही माता पिता का फॉल्ट है कि अपने बच्चों को हम लोगों ने नैतिक शिक्षा देने में कहीं ना कहीं कमी की है। ये हमारा दोष, हमारी पीढ़ी का दोष कि मैं आप लोग को नहीं दे पा। ठीक है, ये नैतिकता की जो बातें हैं जितनी लड़कियों को सिखाई जाती है उससे ज़्यादा लड़कों को सिखाने की आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये सारी बातें याद रखिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ इसको पचा लीजिए, ये सब आपको इंटरव्यू में काम आएंगे। ठीक है, इन सब बातों को, लाइंस को ध्यान में रखना। ठीक है, मैंने पूछा कि एक लड़के से भी पूछा था, आप लोग भी देखिएगा वीडियो में, कि महिलाओं के प्रति हिंसा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा। इसके क्या कारण है? देखिए, ये बातें सही है। अभी आप डिटेरिएशन अगर देखेंगे समाज में, महिला सशक्तिकरण देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। गांव में बहुत कम दिखाई पड़ता है। पुरुषवादी जो सोच वाले हैं अधिकांशतः जो है, हालांकि ये नहीं कहता हूँ कि शहर में नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे लोगों में होता। ठीक है, ये ऐसा भी नहीं है। एक उदाहरण तो ऐसे ही मिल जाते हैं। पढ़ाई लिखाई से महिला सशक्तिकरण का बहुत ज़्यादा नाता भी नहीं है। महिलाएं अनपढ़ भी हो वो भी सशक्त हो सकती हैं, और पढ़ी लिखी हो वो भी सशक्त नहीं भी हो सकती है। ठीक है, मैं उसका उदाहरण के रूप में कहता हूँ कि एक IAS जो थे वो अपनी बेटी का ही रेप कर रहे थे, और उनकी पत्नी देखिए वो पढ़ी लिखी थी, और फिर भी वो प्रतिवाद बहुत दिन बाद की। अभी वो जेल में है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन जेल में है वो। तो आप समझिए
कि पढ़ाई लिखाई से सशक्तिकरण का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, इसलिए भी दो कारण है उसे ध्यान में रखिएगा। सशक्त जो महिलाएं होती हैं, इसका मतलब कि महिला को अपने घर में निर्णय लेने की क्षमता, और जहाँ महिलाएं सशक्त हैं वहाँ बच्चे, उनके बच्चे नैतिक रूप से सबल होते। महिला का इम्पैक्ट अगर बच्चे के ऊपर है तो बच्चे नैतिक रूप से सबल होंगे ही, महिला का सम्मान करेंगे। लेकिन जहाँ देखता है कि पिता जो है माँ को मार रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि महिला क्रश करने वाली चीज़, और उसके अंदर में महिलाओं के प्रति सम्मान ही नहीं रहता। वैसे बच्चे शहरों में और दिल्ली में तमाम अंग्रेज जाकर के इस प्रकार के जो कृत्य आप आए दिन सुनते हैं, रेप के केसेस के बढ़ते हैं, उनमें ये लोग पकड़ाते हैं, तो वो सब देखेंगे इसी बैकग्राउंड वाले सारे लोग बच्चे आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे जब पूछेगा तो इन सब कारणों को आपको बताना है। अगर समाजशास्त्र के हैं तो आपको बताना है कि इन्हीं नैतिकताओं की को बताने की आवश्यकता है। और आप अगर देखो, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, आप अगर ये कहो कि अगर आप डीएसपी बनते हो या आप एसडीएम भी बनते हो तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालने के लिए आप क्या काम करोगे। देखो मैं बताऊं, आप पहले ही कहना कि सर जब मैं मनुमंडल में जाऊंगा, मेरी जो मीटिंग होगी, तो मैं एक मीटिंग जो है सारे प्रधानाध्यापक को स्कूल के, चाहे वो निजी हों चाहे वो सरकारी हो, सब की मीटिंग्स लूँगा, बुलवाऊँगा, और उन लोगों को कहूँगा कि आप समय समय पर जो पेरेंट टीचर्स मीट करते हो वो आप मुझे विभिन्न तिथियों में इस प्रकार बनाइए कि ताकि हम लोग उसमें शिरकत कर सकें। और पीटी मीट्स में आप जाइए और वहाँ पे एक इस तरह से स्कूलों में संबोधित करिए। न केवल बच्चों को सशक्त बनाना है, तो पेरेंट्स को भी आपको इस विषय पर बताना है। देखिए, अगर ये काम अगर आप बताएंगे तो ये विज़न पता चलेगा कि आप एक्सिक्यूट क्या करना चाहते हो। अगर आपने इस प्रकार के कार्य करने की प्रवृत्ति करी तो एक समय के बाद आप में अपराध पर आप नियंत्रण पाने में अगली पीढ़ी जो होगी वो नैतिक रूप से सबल होगी। आने वाले समय में अपराध की जो घटनाएं वो कम होंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, आप स्कूली स्तर पर बच्चों को, लड़कियों को आप सशक्त बनाइए, लड़कियों को जूडो, कराटे और तमाम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों रूप से सबल बनाइए। लड़कों को नैतिक, शारीरिक रूप से तो वो भी इनको भी करना है, लेकिन नैतिक वाली जो चीज़ें हैं, जो महिलाओं के प्रति सम्मान है, वो कूट कूट करके भरना है, वो बचपन से ही भरना। ठीक है, इससे अपराध पर नियंत्रण करने में बहुत कारगर उपाय होगा। देखो, इसी को पकड़ के आपको बोलना है एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में। ध्यान में रखिएगा, आप एग्जामिनेशन में मुँह से निकलता है, एग्जामिनेशन भी बोलता हूँ, तो ध्यान में रखिएगा ये सब लेख की चीज़ें हैं और ये सब जगह जो पुट की जा सकती हैं। जब आपसे क्वेश्चंस पूछेगा मेंस में भी, ये सब तत्व आप ध्यान में रखिएगा, इन सबको पकड़ के लिखिएगा। बोले टीचर कि ये बहुत मौलिक सोच वाला बच्चा है। ठीक है, कभी लेख पर बात करूँगा तब मैं आपको और भी बताऊँगा बाद में। भौतिकवादी आधुनिक जीवन शैली, ये बहुत अपराध में ज़्यादा कर रहा है। इसमें बच्चे भी बहुत, जो लड़कियां हैं वो भी इस भौतिकतावादी जीवन शैली को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहती हैं और इसके चक्कर में वो गलत जो है वो दिशा में चली जाती हैं। तो उनको भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उनको भी पुरुष के सामने, देखिए कभी कभी ये लोग कहते हैं कि पुरुष के बराबरी करना चाहते हैं। क्यों बराबरी करना चाहती हो? लड़कियों को मैं ज़रूर कहता हूँ, तुम बराबरी क्यों करना चाहती हो? बराबरी करने का मतलब है कि तुम नीचे आना चाहती हो। तुम ऑलवेज उच्च हो, पुरुषों के मुकाबले में उच्च हो, तो अपने को नीचे मत लाओ। ठीक है, पुरुष मुझसे नाराज़ ना हो। जब आप मेरी उम्र के होगे और मेरी सोच वाले में तक पहुँचोगे तो शायद ये समझोगे कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है बेटा, जब अधिकारी भी बनोगे तब तुमको समझ में आएगा। ठीक है कि मानता हूँ कि आजकल थोड़ी लड़कियाँ भी इस ओर जो है प्रवृत्त हुई हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उधर नहीं जाना बच्चे, ध्यान में रखो। ठीक है, इतना आपको गिरने की आवश्यकता नहीं, हम तो गिर ही चुके।
हमसे मतलब मेरा पुरुष समाज। पोर्न साइट्स का जो है बढ़ता हुआ प्रचलन, घरों में पुरुषों द्वारा महिलाओं का सम्मान न किया जाना, ये सब कारण है बेटा। मैंने लिख दिया, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। एक्सप्लेनेटरी मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस पॉइंट्स दे दिया। आप पॉइंट्स लिया और अगर उसका आपके क्रॉस किया तो मैंने थॉट्स दे दिए हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। इन हिंसाओं पर अंकुश लगाने का उपाय बताएं। ठीक है, तो उपाय जो है आप बता दीजिएगा। पुलिस प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाइए। महिला हिंसा से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय होना चाहिए। अश्लील विज्ञापनों पर, फिल्मों पर, टीवी पर इस पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहिए। महिलाओं के पति पुरुषों के जो सदस्य हैं उनके मनोभावों में जो है वो सोच में बदलाव लाना चाहिए। लाने के तरीके मैंने बता दिए। महिलाओं को स्कूली स्तर पर ही मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सशक्त बनाना है। ये सब बातें मैंने पहले ही कर दी है। अब आते हैं कि विशाखा गाइडलाइंस क्या है, ये बहुत पूछा जाता है बेटा। तो विशाखा गाइडलाइंस जो है 1997 में राजस्थान में जो यौन वाला केसेस आया था, उत्पीड़न वाला, इस मामले को लेकर के गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया गया था कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण और उत्पीड़न को रोकने के लिए गाइडलाइन बनाया गया है। इस गाइडलाइन के तहत क्या बातें की गई हैं उनको मैं एक बार बोल देता हूँ। महिलाओं के साथ अश्लील बातें करना, उनकी रजामंदी के बगैर उनसे निकटता बढ़ाना, अश्लील व्यवहार को यौन उत्पीड़न के दायरे में लाया गया है। कोई भी तरह का अश्लील कमेंट्स करना या कोई एक्शन करना, ठीक है, इवन की या उसका कपड़े फाड़ देना या फिर उसका पीछा करना, इशारे करना, या देखिए ध्यान में क्या, और घूरना भी है। ठीक है, ज़्यादा देर तक घूरना भी ये किसके अंतर्गत में लाया गया है, ये भी अपराध है। तो ध्यान में रखिएगा बेटा। इसका दुरुपयोग भी हो जाता है कभी कभी। तो इसको अधिकारियों को अगर किसी चीज़ को लपेटना हो तो बड़ी सजगता बरतनी पड़ती है। पुरुष अधिकारी को मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान में रखना बेटा, जब आप कार्य करते हो तो अपने जो नेता लोग हैं, बहुत नेता भी ऐसा कर देते हैं, आपको अपना काम कराने के लिए वो इन प्रकारेण जो है आपको इस प्रकार के आपको बुला लेंगे कहीं और आइए कुछ खाने पे आइए, तमाम पे आइए, और वहाँ पे कुछ न कुछ इस प्रकार की गतिविधियाँ कर देते हैं। और आपने अगर सतर्कता नहीं बरती तो आप उसके शिकार हो जाते और फिर आपकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एज ए अधिकारी आपके आँख, कान, नाक चौकन्ने होने चाहिए। जब बन जाएंगे आप तब भी आप ध्यान में रखिएगा, कार्यस्थलों पर यह शोषण बहुत होता है। ठीक है, पुरुषों का शोषण होता, तो ध्यान में रखिएगा, आप भी सतर्क रहिए। केवल महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, पुरुष को भी कह रहा हूँ। तो गलतियाँ जो है वो थोड़ी सी होंगी तो आप ब्लैकमेल का शिकार हो जाएंगे। वैवाहिक बलात्कार को भी इसके दायरे में लाया गया है। दुष्कर्म से पीड़ित महिला की मौत होने पर उसे मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। ये तमाम बातें विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत में है। मैंने जो 5-6 पॉइंट्स दिए हैं इसको आप दिमाग में रखिएगा। मैं ये दे रहा हूँ, आज आप लोग को इस पे दे दूँगा। ठीक है, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में पुलिस विभाग की सर्वाधिक संलिप्तता पाई जाती है, इसके क्या कारण है? अब देखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंस्पेक्टर लोगों से ज़्यादा पूछता है कि ये जो 3rd डिग्री जो टॉर्चर है वो भी होता है, या इनकाउंटर जो होते हैं। खासकर आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो विकास दुबे जी का, मैं जी बोल दिया गलत, सॉरी, विकास दुबे का जो अपराधी को नहीं कहूँगा जी, विकास दुबे को जो है उसकी इनकाउंटर कर दी गई। अब इनकाउंटर हुई कि पुलिस मुठभेड़ हुई, इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनकाउंटर था कि आपकी नज़र में क्या था। तो देखिए, जांच का विषय अभी आप तो कहिए कि सर जांच हो रही है, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आप उसी स्टैंड पर कायम रहेंगे। चाहे आपको कितने बोले, आप एकदम बिल्कुल उसी स्टैंड पर कायम रखिएगा। आप अपने मन से मंतव्य मत दीजिएगा। हाँ, आरोप लगते रहे हैं पुलिस पर इनकाउंटर के, ये दूसरी बात है। इसके संबंध में पूछा गया क्या नियम बनाया गया है, तो इनकाउंटर पर ध्यान में रखिएगा को ध्यान में रखते हुए, या थाने में जो शोषण हो जाते हैं, महिलाओं के भी शोषण होते हैं, इस पर भी गाइडलाइंस बनी हुई हैं कि महिलाओं को आप सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले तक में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल केसेज हुए कि उसमें दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो सकता है, वो इसी स्थिति में बहुत सजगता बरतते हुए महिला थाना में रखा जाता है। वो ध्यान में रखिएगा, वो उस चीज़ को ऐसे नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरी बात है कि
मानवाधिकार आयोग गाइडलाइंस जारी किए हुए है कि ये डीएम को भी निर्देश है और एसपी को भी निर्देश है कि अगर किसी को भी पुलिस कस्टडी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर में मानवाधिकार आयोग को इसकी सूचना देनी होती है। ठीक है, इससे 24 घंटे के अंदर आप दे देंगे पूरी तफ्तीश के साथ। अगर आपके अंदर में तो उसमें उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये तमाम चीज़ें आएंगी, वो सब सूचना देनी है और उसके डेड बॉडीज़ को डिस्पोजल के पहले ये सूचना चली जानी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, मानवाधिकार आयोग थोड़ा सख्त है इस मामले में, क्योंकि दुरुपयोग होते तो ज़रूर हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। अब कुछ पुलिस अधिकारी ऐसा कर जाते हैं मानवाधिकार का उल्लंघन, अब इसको चूँकि एग्जिस्ट करता है इसलिए प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर आपकी राय पूछी जाती है कि पुलिस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप जो स्टैंड है कानूनन, मानवाधिकार आयोग है तो एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो हमारी कानूनी तौर पर जो प्रावधान किए गए हैं मानवाधिकार के, ठीक है, उसके आप उसको सांविधिक आयोग है ये। संविधान में चर्चा, चूँकि मानवाधिकार संविधान की चीज़ें बाद में गठित हुई, तो ये सांविधिक बोलेंगे इसको, ठीक है, हमने कह दिया, उसको मैं रेटिफाई कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ध्यान में रखना बेटा। इससे भी कई प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन आपको मोटा मोटी इस बात को मैंने बताया है, एस्पेक्ट्स बताएं कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मानवाधिकार आयोग का गठन किसने कब हुआ, मानवाधिकार के अभी का अध्यक्ष कौन है, ये सब चीज़ें आपको संस्था की नाम जहाँ हुई, कोई भी संस्था के नाम लिए, चाहे मैं जब भी पूछता हूँ ILO, चाहे पूछता हूँ WHO, चाहे पूछूँ UNO, इस सब संस्थाओं के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए। उससे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ देंगे, अभी कौन है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आप लोग तो नेट युग वाले आदमी हो, हम तो बहुत प्रगतिशील विचारों से ज़रूर हैं और तकनीकी रूप से कमज़ोर हैं। तो बच्चा मेरा जो है वो सूट वूट कर देता, वही तो आ गया, वही इन्हीं लोग के प्रेशर की वजह से मैं आप लोग के समक्ष जो है ऑनलाइन आ पाया हूँ, वरना मैं तो पढ़ाना मेरी हॉबी रही है। और मैं चूँकि स्वास्थ्य की वजह से मैं अभी थोड़ी बहुत दिक्कत में हूँ फ़िलहाल, तो इस वजह से ऑनलाइन मैं आया, ठीक है। तो थोड़ा इन लोग का भी बातें सुन लिया करो, चूँकि ये लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं और इसलिए कोई कंजूसी मत करना लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। और देखो सब्सक्राइब कर लिया करो। बहुत सारे बच्चे उन्होंने बताया मुझे फिगर देख के अभी थोड़ी देर पहले कि सर आपके 70 जितने लोग देखते हैं उसमें से 26% लोग जो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। पता नहीं डाटा कैसे वो लोग देखते हैं, हम नहीं कह सकते बेटा, लेकिन जब बेटा तुम देखते हो तो फिर जब मुझे पसंद कर रहे हो तो सब्सक्राइब करने में कौन सा भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा ये हो जा रहा है, कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। और लोगों को भेज भी, और लोगों को तक भेजो, ठीक है। मैं ये तो थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं आपसे कुछ पैसा भी ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो कर देना। समय दे रहा हूँ तो कम से कम उसका बच्चे जो है इतना आ करके शूट करते हैं, समय लगाते हैं, तो उनके के लिए भी काम कर। वो ट्राइम्फ GS मेरा कोई चैनल नहीं है, ध्यान में रखो, ये ट्राइम्फ GS तुम लोगों का चैनल है, ये सब स्टूडेंट्स का चैनल है, सब स्टूडेंट मिलके ही इसको चला रहा, और आप जितने स्टूडेंट्स हो यही इसको आगे ले जाएंगे। मैं इसके लिए नहीं, मैं तो सहयोग के रूप में रहता हूँ ऑलवेज। मुझे तो जितने इंस्टीट्यूट वाले, चाहे वो दिल्ली वाले हों चाहे पटना वाले हों, जो मुझे प्यार से बुलाता है मैं सबके पास चला जाता हूँ, ठीक है। जहाँ विद्यार्थी लोग होते हैं वहाँ मुझे बुलाया, मैं चला गया। मुझे कोई व्यवसाय थोड़ी करनी, ठीक है। मैं सहयोगी के रूप में भूमिका में रहता हूँ और आप लोग के लिए ही बना, ठीक है, और आप लोग के लिए काम करता रहूँगा जब तक जीवन में है, ठीक है। मृत्यु मुझे कलाम साहब की तरह ही मिले, ये मेरी कामना है। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।